सोचने लगता है एक रिच पर्सन से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये बुक शेल्फ बहुत बड़ा है। फिर उसकी नजर टेबल के ऊपर पड़ती है। वो सोचने लगता है क्या ये एक म्यूजिक स्कोर है, ये हैंड रिटन है, क्या उसने ये सब कुछ खुद से लिखा है। फिर वो उस कागज को उठाते हुए सोचने लगता है ये तो एक मैन्युस्क्रिप्ट है। तभी पीछे से चार्ल्स चिल्लाते हुए कहता है उन्हें टच मत करो। ये कह के वो उसके हाथों से पेपर ले लेता है। सी कहता है तुम प्रैक्टिस करके वापस आ गए, तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा था, जिस पे चार्ल्स कोई भी जवाब नहीं देता है। सी समझ जाता है कि उसे फिर से डांट पड़ी है, इसीलिए वो टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है क्या तुमने इन मेलोडीज को खुद से लिखा है, क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ। चार्ल्स कहता है तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, ये अच्छे से नहीं लिखी हुई है। उसे मोटिवेट करने के लिए सी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब तुम एक परफेक्ट सॉन्ग को लिखोगे। ये सुन के चार्ल्स उससे पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक परफेक्ट सॉन्ग को लिख सकूंगा। फिर उसे याद आने लगता है कि एक बार उसके फादर उसे डांटते हुए कह रहे थे तुमने ये क्या नॉनसेंस लिखा हुआ है। फिर एक टीचर ने उससे कहा था ये कोई भी सेंस बना नहीं रही, आखिर तुम एक्सप्रेस क्या करना चाहते हो। बहुत सारे लोग और उसके फादर ने भी उसे रिजेक्ट किया है, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट नहीं था। पर तभी सी उसे कहता है मुझे पता है तुम ये कर लोगे, मुझे भरोसा है तुम डेफिनेटली एक दिन ये करके दिखाओगे। अभी वो सोच रहा होता है मैं ये सब बातें इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसकी बातें सुन के चार्ल्स ब्लश करने लगता है और वहाँ से जाते हुए कहता है सोने का वक्त हो चुका है। सी कंफ्यूजन में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है वो किस तरह का रिएक्शन दे रहा है, क्या वो मुझसे फिर से गुस्सा है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो सोचने लगता है ये सब लोग इतनी जल्दी कैसे सो जाते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। वो बेड में इधर उधर हिलने लगता है जिसकी वजह से चार्ल्स को गुस्सा आने लगता है और उससे कहता है अगर तुमने दोबारा हिलने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें जमीन में सोने के लिए भेज दूंगा। बेचारा सी वो घबराते हुए कहता है मैं माफी चाहता हूँ। कुछ देर के बाद जब चार्ल्स सो जाता है तब सी उसकी ओर टर्न करता है और सोचने लगता है अब तक तो वो सो गया होगा, हालांकि वो पूरे समय मेरी मदद कर रहा था। फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि वो नहीं चाहता है कि मैं उसके करीब रहूं। शायद ये इसीलिए है क्योंकि मैं एक स्ट्रेंजर की तरह हूँ। फिर वो आगे सोचने लगता है क्या मैं वापस अपने घर जा सकता हूँ। ये सब कुछ सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह जब चार्ल्स की नींद टूटती है वो देखता है कि सी उसके ऊपर सोया हुआ था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो एक सर्वेंट से पूछ रहा होता है क्या कुछ दिनों पहले तुमने मेंशन में किसी स्ट्रेंजर को देखा है, जिस पे वो सर्वेंट कहता है नहीं यंग मास्टर। चार्ल्स पूछता है क्या पेट्रोल करने के दौरान गार्ड्स ने किसी सस्पिशियस पर्सन को देखा है। वो सर्वेंट कहता है नहीं। फिर उसे याद आने लगता है कि सी उसे कैसे इनकरेज करता है, इसीलिए प्रेजेंट में वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है शायद गॉड ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, तुम मेरे एक एंजल की तरह हो। कुछ देर के बाद सी की नींद टूट जाती है। चार्ल्स उसे कहता है अब तुम जल्दी से जाग जाओ। उसे देख के सी तुरंत उससे दूर हट जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। चार्ल्स कहता है तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, वो तुम ही थे जो मुझे जाने नहीं दे रहे थे। ये सुन के सी कहता है मैंने तुमसे कहा था मेरा स्लीपिंग पोस्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया। ये सुन के चार्ल्स साइलेंट हो जाता है और सोचने लगता है क्योंकि मुझे तुम्हें जगाने का मन नहीं किया। फिर वो इरिटेट होकर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश नहीं की थी, तुम एक पिग की तरह सो रहे थे। ये सुन के सी गुस्से से सोचने लगता है जिन लोगों ने उसे किताबों में बहुत प्रेज किया है, मैं चाहता हूँ कि वो लोग एक बार उसकी रियलिटी को यहाँ पे आके देख ले। फिर हमें बताया जाता है कि उस किताब में लिखा गया था म्यूजिकल कैपिटल यानी कि बरसीना। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे कंपोजर्स पैदा हुए थे। उन सारे लोगों में से जो लेजेंडरी था उसका नाम था चार्ल्स फ्रांसिस। जब भी चार्ल्स के कामों के बारे में बताया जाता है दो वर्ड्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, फ्रीडम और पैशन। वो अपने दिल से मेलोडी क्रिएट करता था। उसने जितनी भी प्रोज लिखी है सब लोगों के दिलों को छू जाती थी। लोग उसके बारे में ये भी डिस्कस करते हैं कि वो सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करता था। वो नोबेल्स के लिए म्यूजिक हॉल में परफॉर्म करता था, पर साथ ही वो कॉमनर के लिए स्ट्रीट में भी जाके परफॉर्म करता था। चार्ल्स की म्यूजिक सबके लिए थी। चार्ल्स की म्यूजिक ऊंचाइयों को छूने लग गई थी। उसका 9 पियानो सोनाटा में से सनराइज बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस थी। इस म्यूजिक ने बहुत सारे काउंटलेस लोगों को अफेक्ट किया था और आज तक इस म्यूजिक को किसी ने भी रेप्लिकेट नहीं किया था। ये सब कुछ सोच के सी सोचने लगता है क्या वो यही पर्सन था जिसने हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया था। और जरा देखो तो रिदम को सही से बजाने के लिए वो कितना स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे ही 3 दिन गुजर चुके थे सी को वहाँ पे आए हुए।
वो ज्यादातर चार्ल्स के कमरे में रहा करता था। जब उसका फादर घर से बाहर निकलते हैं तब वो पियानो रूम में आता है पियानो बजाने के लिए। वो सोचने लगता है, ओरिजिनली मैंने सोचा था कि मुझे उससे कुछ सीखने को मिलेगा, पर अब वो परेशान इस बात पे है कि चार्ल्स को तो ठीक से पियानो बजाना भी नहीं आता है। सी उससे कहता है, कुछ देर पहले तुमने जो धुन बजाई थी वो पूरी तरह से गलत थी, तुम्हें इसे और भी ज्यादा स्मूथली बजाना होगा। ये सुन के चार्ल्स परेशान होने लगता है। सी उसे समझाने लगता है, कोई बात नहीं, तुम्हें 2-3 बार और प्रैक्टिस करनी होगी। ये सुन के चार्ल्स और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। सी सोचने लगता है, मैं वाला उसे अब कैसे समझाऊंगा। फिर वो उसके करीब जाते हुए कहता है, मुझे थोड़ी जगह दो, हम दोनों साथ में इसे प्ले करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में पियानो बजाने लगते हैं। कुछ देर के बाद सी उससे कहता है, तुम अभी समझ गए ना? चार्ल्स कहता है, हाँ। फिर सी उसे दोबारा से बजाने के लिए कहता है। इस बार चार्ल्स बहुत अच्छी तरह से बजाने लगता है। सी उसे कहता है, देखा, ये इतना भी मुश्किल नहीं है ना? जिस पे चार्ल्स उससे कहता है, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। अपनी तारीफ सुन के सी ब्लश करते हुए कहता है, नॉट रियली। तभी वहाँ पे चार्ल्स का फादर आ जाता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? उनकी आवाज सुन के सी तो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। फिर उसका फादर चिल्लाते हुए कहता है, तुम कौन हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे अभी क्या कहना चाहिए। तभी चार्ल्स का पिता चिल्लाते हुए कहता है, गार्ड्स कहाँ पे है? सारे गार्ड्स यहाँ पे आ जाओ। तभी चार्ल्स कहता है, फादर जरा रुकिए, उसका कोई बुरा इंटेंशन नहीं है। इन दिनों वो मेरी मदद कर रहा है, इसीलिए मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। अगर ये पॉसिबल होगा तो क्या वो मेरा टीचर बन के यहाँ पे रह सकता है? जिसपे उसका फादर कहता है, क्या काय जो कोर्ट का कंपोजर है, क्या वो टीचर कहलाने के लिए क्वालिफाइड नहीं है? और ये लड़का जो इतना यंग दिख रहा है, वो भला तुम्हें क्या सिखाएगा? फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाते हुए कहता है, कोई इसे बाहर निकालो। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि सी को घर से बाहर निकाल दिया गया था। वो परेशान होकर सोचने लगता है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तभी चार्ल्स घर से बाहर निकलता है। सी उसे पूछता है, तुम बाहर क्यों आ गए? चार्ल्स कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना था, पर फादर अभी भी अंदर है, इसीलिए मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकता। तुम इस रास्ते से सीधे चले जाना, वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ तुम्हें दिखाई देगा, तुम वहाँ पे मेरा इंतजार करो, मैं रात को वहाँ पे तुमसे मिलूंगा। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। अभी सी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, मैं श्योर नहीं हूँ वो भला मुझसे क्या कहना चाहता है। अभी उसे रियलाइज होने लगता है कि जब से वो यहाँ पे आया है वो तब से चार्ल्स के प्रोटेक्शन के अंडर था। वो परेशान होकर सोचने लगता है, अगर मैं उसके घर पे रुक नहीं सकता तो फिर मैं इस अनफेमिलियर जगह पे कैसे सर्वाइव करूंगा। तभी चार्ल्स उसे पुकारता है। सी कहता है, फाइनली तुम आ ही गए। चार्ल्स कहता है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, फादर पूरे दिन घर पे ही थे, इसीलिए मैं बाहर नहीं निकल पाया। सी कहता है, ओह तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। वैसे तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? चार्ल्स कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, शायद इसके जरिए तुम मेरे घर पे रुक सकते हो। चार्ल्स उसे अपना प्लानिंग बताता है। सी कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो हम दोनों साथ में हार्ड वर्क करते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। चार्ल्स का पिता जब पियानो कमरे से गुजर रहा होता है तभी उसे एक धुन सुनाई देने लगती है। जब वो दरवाजा खोलता है वो देखता है कि वो दोनों साथ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उनकी धुन सुन के कुछ देर तक वो स्पीचलेस हो जाते हैं। कुछ सेकंड के बाद वो कहते हैं, तुम्हें बस ये ध्यान में रखना है कि अगले वीक तुम्हारा कोर्ट परफॉर्मेंस है। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। सी कंफ्यूज होके पूछता है, तो इसका मतलब क्या है? चार्ल्स कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे साथ यहाँ पे रह सकते हो, पर अगले वीक की परफॉर्मेंस के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। फिर वो सी के करीब जाते हुए कहता है, प्लीज मुझे बहुत सारी एडवाइस देना टीचर। अपनी तारीफ सुन के सी ब्लश करने लगता है, पर मन ही मन वो सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने एक्सीडेंटली कुछ गलत कर दिया जो कि मुझे करना नहीं चाहिए था। सी उसे कहता है, मुझे बस अपने नाम से पुकारो, तुम्हें मुझे टीचर कहने की जरूरत नहीं है। चार्ल्स कहता है, भला इसमें गलती क्या है? सी मन में सोच रहा होता है, क्योंकि तुम चार्ल्स हो। फिर वो आगे कहता है, तुम्हारे फादर को तो पता चल गया है कि मैं अब से यहीं पे रुकूंगा, अच्छा होगा कि मुझे एक गेस्ट रूम मिल जाए। पर चार्ल्स कोई भी जवाब नहीं देता है। सी कहता है, जरा रुको, कहीं तुम्हारा प्लानिंग ये तो नहीं है कि हम दोनों को एक ही बेड पे सोना होगा?
ये सुन के चार्ल्स कहता है, आखिर तुम खुद को इतना हाई क्यों समझ रहे हो? तुम्हारे साथ वाला कौन सोना चाहेगा? ये सुन के सी सोचने लगता है, अब तुम इतने घमंडी क्यों बन रहे हो? कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली सी को अपना खुद का कमरा मिल चुका था। वो सोचने लगता है, अभी मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है, अकेले रहना बेटर है। फिर वो आगे सोचने लगता है, आई होप कि मुझे जल्द ही पता चल जाए मैं वापस कैसे जा सकता हूँ।